कहाँ पे पहुंच गए थे अपन? दैट इज बिजनेस की बात कर ली थी अपन ने। अगला पॉइंट क्या था? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हमने कहा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कुछ लोगों के बीच पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। हमने कहा था कि एक पार्टनर जो है वो खुद के लिए तो ऑन प्रिंसिपल बेसिस पे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, और बाकी पार्टनर्स के लिए एज एन एजेंट वो बिहेव करता है। तो हमने कहा था कि एक पार्टनर अपने डिसीजन से बाकी सारे पार्टनर्स को क्या करता है? बाइंड करता है, और दूसरे पार्टनर्स के डिसीजन से ये भी क्या होता है? बाइंड होता है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होने से पार्टनरशिप नहीं बनती। सिर्फ हम सोचें कि दो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और वो पार्टनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप बनाने के लिए मेन जो एलिमेंट है वो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप किससे पता चलता है कि पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है? ये किससे पता चलेगा अपने को? दैट इज म्यूचुअल एजेंसी से। बट 12th क्लास में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, थ्योरेटिकल पॉइंट है इस वजह से। क्लियर? सी फाउंडेशन में तो पूरा एक क्वेश्चन बनता है ट्रू टेस्ट के ऊपर पार्टनरशिप का। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ। सिलेबस की बात कर ली थी। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स रिटर्न, सॉरी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 80 मार्क्स का रिटर्न होगा। 80 मार्क्स के रिटर्न में 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट बी और पार्ट सी में चॉइस होती है। पार्ट बी कौन सा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्ट सी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। क्लियर? तो 20 मार्क्स का पार्ट बी आता है और 60 मार्क्स का पार्ट ए आता है। पार्ट ए में क्या क्या था? एनपीओ 10 मार्क्स, पार्टनरशिप 30 मार्क्स, कंपनी अकाउंट्स 20 मार्क्स। क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो बुक है पार्ट बी, उससे सारा का सारा प्रैक्टिकल बनता है। 20 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल है, और जो प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, उसमें भी 12 मार्क्स का रिटर्न होता है। 4 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी और 4 मार्क्स आपके पास वाइवा के होंगे। क्लियर है? तो मैंने बताया था जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें भी कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन आता है, और वही आपको मेन एग्जाम जो 80 मार्क्स का है उसमें भी क्वेश्चन आता है। तो वो बुक आपके पास 2 जगह आती है, तो 40 मार्क्स की बुक हो जाती है और बहुत आसान बुक है। पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। मेरे पास आपको कोई भी चीज़ पे ये नहीं मिलेगा ये ऐसा होता है, आपको हर चीज़ का लॉजिक मिलेगा। हम सिर्फ क्वेश्चन को करना नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन करना तो सीखना ही है, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं है कि बस आंसर मिला दिया, बेटा ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मेट होता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा कर देते हैं, बस ऐसा नहीं। आपको खुद को रियलाइज होगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हर चीज़ के पीछे लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ी सी एक स्टेटमेंट है ना। बच्चों को क्या कहा जाता है आपके स्कूल में? कहेंगे लर्न बाय हार्ट। क्लियर है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में बता रहा था आपको, कुछ नहीं बताएंगे टीचर्स, आपको कहेंगे इसको रट्टा मार। बच्चा करते 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 उसको रट्टा मार लेगा, उसको कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा। डिसोल्यूशन के अंदर डायरेक्टली एंट्रीज आएंगी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की कुछ नहीं बताएंगे। गुडविल की एंट्री आएगी, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है कुछ नहीं बताएंगे, बस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ये होता है, ये कर सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम करना तो सीखेंगे, आंसर की तो गारंटी 100% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको जो अलग चीज़ मिलेगी वो ये है कि उसका लिए थोड़ा सा वेट करें। आप प्रैक्टिकल पे पहुंचे तो आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा दैट इज राइट्स ऑफ पार्टनर। क्या पढ़ा अपन ने? राइट्स ऑफ पार्टनर। हमने टोटल कहा कि ये 5 राइट याद कर लेते हैं। पहला राइट क्या पढ़ा अपन ने? कि अगर कोई पार्टनर है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, वो कभी कभार आता है, स्लीपिंग पार्टनर कभी कभार आता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तो क्या वो कभी आकर क्या बुक्स को चेक कर सकता है? यस। क्या उसकी फोटोकॉपी भी करके लेके जा सकता है? यस। तो पार्टनर के पास होता है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने कहा था कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो क्या नए पार्टनर का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कब बता रहा हूं? जब कोई पहले से स्पेसिफिक एग्रीमेंट ना हो। अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, बट स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर एक भी पार्टनर अगर मना कर देता है कि नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा तो फिर नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। हमने कहा था एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। एक्स अपने बेटे जेड को एडमिट करना चाहता है एज अ पार्टनर, वाई एग्री नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या वो पार्टनर बन पाएगा जेड या पार्टनर नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? तीसरा पॉइंट हमने कहा था कि किसी को आने से रोकने का राइट है पार्टनर के पास और खुद जाने का राइट है।
दैट इज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। और प्रॉपर नोटिस का मैंने आपको बताया था कि जैसे हम टेनेंट को कहते हैं 1 मंथ प्रायर नोटिस देना खाली करने से पहले, टीसी के केस में आपको 3 महीने पहले बताना पड़ता है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि आपको डिसाइड कर रखा होगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी डिसाइड कर रखा है उसको बोलते हैं प्रॉपर नोटिस। तो आपको 6 महीने पहले बता देना है कि मैं रिटायर होऊंगा, तो आप रिटायर हो सकते हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर यहाँ तक? फिर हमने कहा अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो उस पार्टनर का क्या राइट है कि उस लोन पर उसको क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। क्या मिले उसको? इंटरेस्ट मिले। किस रेट से? एग्रीड रेट से। किस रेट से? एग्रीड रेट। अगर डिसाइड कर रखा था पहले से, मान लो पार्टनर है, मैंने लोन दे दिया, हमने डिसाइड कर रखा है 12% मेरे को इंटरेस्ट मिलना है, सबने डिसाइड किया कि ठीक है 12% दे देंगे, तो कितना मिलेगा मुझे इंटरेस्ट? 12% पर एनम। बट अगर डिसाइडेड नहीं है तो कितना मिलेगा? 6% पर एनम। क्लियर यहाँ तक? लास्ट पॉइंट हमने कहा कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा कर देता है, तो उस पार्टनर के पास क्या राइट आ जाएगा कि क्या उसको रीएम्बर्स किया जाए? यस, क्योंकि उसने वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर खर्चा किया है। ऐसा थोड़ी ना बिजनेस में आग लग रही है, पार्टनर से सबसे पहले मीटिंग बुलाएगा, पूछेगा कि भाई मैं खर्चा करूं कि नहीं करूं अब, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो एक पार्टनर के पास रेस्पॉन्सिबल राइट होता है कि वो खर्च कर सकता है नॉर्मली, और अगर वो खर्च कर रहा है तो उस केस के अंदर उसको राइट टू गेट रीएम्बर्स उसको मिलेगा। कोई डाउट यहाँ तक? फिर अगला पॉइंट आया पार्टनरशिप डीड। हमने कहा था डीड किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट। डीड किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनर एग्रीमेंट, दैट इज पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट से भी बन सकती है? यस। तो हमने कहा द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स which contains the terms of partnership is called partnership deed। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्लियर? इसके बाद अपन ने बात करी कंटेंट्स की। तो मैंने कहा कंटेंट में क्या होता है? किसी भी एग्रीमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? कौन कौन पार्टी है एग्रीमेंट में? पार्टी कौन कौन से, किन के बीच एग्रीमेंट हो रहा है? तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं? नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। और फिर किस नाम से, जब कलेक्टिवली किसी नेम के अंदर वो काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप का फर्म नेम है ना, उसको फर्म बोलते हैं अपन। तो हमने कहा पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस कहाँ होगा, बिजनेस कहाँ पर लोकेटेड होगा ये बताना पड़ेगा, बिजनेस किस चीज का करेंगे ये बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ बिजनेस, कब से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट, सबने कितना कितना पैसा लगाया, दैट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर हमने कहा कुछ अकाउंट्स वाले भी कुछ ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? नहीं, ये तो मैंने बताया कि बाद में बताया था केसेस, आप पहले तो ये कंटेंट याद करें। तो हमने कहा उसमें लिखेंगे कि हमारे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। वो तो तब होता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा तो अपन उसको क्या मान के चलते हैं? इक्वल। इसलिए अभी इस बात को ना देखें, सिर्फ इसको देखें। हमने कहा क्या लिखेंगे? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरी बात करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसको अपन कैपिटल कहते हैं। तो ऑब्वियसली बिजनेस उसको क्या देगी? पार्टनरशिप फर्म उसको उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम आपके पास आके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओनर ने बिजनेस से जो पैसा निकाला पर्सनल खर्चों के लिए, फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, उसको क्या बोलते हैं अपन? ड्रॉइंग्स। तो हम ओनर से क्या लेंगे? इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे। फिर आया आपके पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस पार्टनर का क्या राइट है कि उसको उस पर क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। किस रेट से? एग्रीड रेट। एग्रीड रेट से। ठीक है, बार बार होती रहती है। किस रेट से? एग्रीड रेट से। और अगर एग्रीड रेट ना हो तो फिर 6% पर एनम। और पार्टनर को सैलरी या कमीशन अगर आप देना चाहते हैं तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड में। और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो उस केस में क्या हम पार्टनर को सैलरी या रेम्युनरेशन देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये अपन ने कंटेंट पढ़ लिया था। फिर अपन ने क्या कहा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज
नो पार्टनरशिप डीड, क्या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, या फिर रिटर्न एग्रीमेंट तो कर रखा है लेकिन उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिखा हुआ नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी, मान लो उसके अंदर वो पॉइंट हमने लिख नहीं रखा है, तो फिर किसके प्रोविजंस चलेंगे हमारे पास, देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। कोई दिक्कत यहाँ तो 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट आया पीएसआर, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा हमारा, इक्वल, अगर ना बताए तो, या रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हम देंगे या नहीं देंगे, नहीं देंगे। अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो हम नहीं देंगे, या रिटर्न एग्रीमेंट है उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई पॉइंट नहीं लिखा तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट आ गया पार्टनर्स रेम्युनरेशन, दैट इज पार्टनर को सैलरी या कमीशन अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो हम नहीं देंगे, या रिटर्न एग्रीमेंट था बट उसमें पॉइंट साइलेंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी हम उनको सैलरी नहीं देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या हम पार्टनर से ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बताइए। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, तो नोट चार्ज। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर को लोन कितना परसेंट, एट द रेट 6%। कोई दिक्कत यहां तक। फिर अपन ने क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। 11th क्लास में अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स पढ़े थे, मतलब सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या था, ओनर सिंगल। तो सिंगल ओनर था जिसकी वजह से जो भी नेट प्रॉफिट होता था वो डायरेक्टली उसकी कैपिटल में क्या कर देते थे अपन, ऐड कर देते थे। लेकिन अब क्योंकि 12th क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कितने ओनर हैं, 2 या 2 से ज्यादा ओनर हैं, तो बताओ जितना भी प्रॉफिट, यहां तक तो सेम बनेगा, ट्रेडिंग पीएनएल तो सेम बनेगा, और जो ट्रेडिंग पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट आएगा क्या इसको हमें ओनर्स में या पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यस। तो इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस अकाउंट को ही क्या कहते हैं अपन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या ये लॉस के केस में बनेगा, जनरल आंसर दोगे नहीं, जनरल आंसर क्या दोगे, नहीं। बट इस बात की एक्सेप्शन है कि लॉस के केस में भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन सकता है, बस एक केस में, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी क्या याद रखना है कि जनरली पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिर्फ किसको बांटने के लिए बनता है, ओनली प्रॉफिट को बांटने के लिए बनता है, लॉस को बांटने के लिए नहीं बनता। बट इस बात की भी एक एक्सेप्शन है कि लॉस के केस में भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम बना सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या पढ़ना है, 2 टर्म सीखनी है आपको। एक टर्म सीखनी है अपने को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मत लिखना, नहीं लिखने के लिए क्यों बोलता हूं, डिफरेंस बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरफ अगर अपन बात करते हैं पीएनएल अकाउंट की, और इस तरफ अपन बात करते हैं पीएनएल, पहला पॉइंट आएगा हमारे पास प्रिपेयर, ये सब आपके पास बुक में गिवन है एज इट इज। देखो पहला आपके पास पॉइंट आया दैट इज प्रिपेयर, तो मुझे ये बताओ पीएनएल अकाउंट किसके बाद बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग। ये किसके बाद बनेगा, आफ्टर पीएनएल, पहला पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें, दैट इज पर्पस, पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते हैं,
टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकम। और दूसरा इसके अंदर ये क्यों बनाते हैं बताओ, P&L एप्रोप्रिएशन टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट्स अर्न अमंग द पार्ट्स। ये अकाउंट बनता है P&L अकाउंट ये निकालने के लिए कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है या कितने का लॉस हुआ है, और ये अकाउंट बनाते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर तीसरा आ गया आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, मुझे बताओ P&L अकाउंट के क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होते हैं या नहीं होते? नहीं होते, डज नॉट है। कभी भी आपने बाय बैलेंस BD या टू बैलेंस CD देखा? कभी नहीं। P&L अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस से, और खत्म नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पर। उसमें कभी भी ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD या टू बैलेंस BD नहीं होता। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हो सकते हैं? यस, मे हैव ओपनिंग एंड। मतलब क्या हुआ, इस साल का प्रॉफिट क्या जरूरी है कि इसी साल हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? नहीं, हो सकता है इस साल का प्रॉफिट हम अगले साल डिस्ट्रीब्यूट करें। क्लियर है, बात समझ में आई? इस साल का प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि आपको इसी 12 मंथ्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हो सकता है हम अगले साल जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अगले साल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या P&L एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए? यस, तभी तो अगले साल जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपने कहा कि इसमें अपना पास ऐसा कोई बैलेंस हो सकता है जो अपन अपने पास रख लें और उसको बाद में अपन डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ जी, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यहाँ तक 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट क्या था? प्रिपेयर। P&L अकाउंट किसके बाद? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। P&L एप्रोप्रिएशन किसके बाद? P&L अकाउंट के बाद। दूसरा है पर्पस। P&L अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट्स अर्न और नेट लॉस इनकर्ड। जबकि ये क्यों बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन? जो प्रॉफिट हुआ उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट्स अर्न अमंग द पार्टनर्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, क्या P&L अकाउंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होते हैं? नहीं होते, बट क्या P&L एप्रोप्रिएशन के हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। अगला पॉइंट है आइटम्स डेबिटेड। आइटम्स डेबिटेड, अब इसको समझने के लिए हमें दो टर्म समझनी पड़ेंगी। एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी। क्या क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? कंपल्सरी पेमेंट। क्या मतलब हुआ? देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हमारे पास ऑप्शन होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब यह है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। दोनों की लाइन अच्छे से समझ लो। ये सब मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आज नोट्स पक्का पक्का एक बार याद दिला देना मेरे को रात के टाइम ना, तो मैं डाल दूंगा आज। तो मैंने आपको बताया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या, देना ही देना है, हिंदी पे मत जाना, चाहे, ये सब मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, प्रॉफिट हो या लॉस। क्लियर? जबकि हमने कहा ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा
तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अपन ने क्या कहा, कंपलसरी पेमेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, कंपलसरी पेमेंट के देना ही देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अब मुझे एक बात बताना कि जब आप 11th क्लास में पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो यहाँ टू रेंट लिखने से पहले, टू सैलरी लिखने से पहले क्या कुछ सोचते थे कि प्रॉफिट होगा तो ही यहाँ पर लिखें, अदरवाइज ना लिखें, या आप पहले लिख देते थे और बाद में निकालते थे प्रॉफिट आया या लॉस आया? इसका मतलब क्या था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो अपने को खर्चा देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सारे क्या होते हैं, जितने भी आइटम्स पीएनएल में डेबिट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बात समझ में आई? पीएनएल अकाउंट के अंदर आज तक जो भी आपने आइटम्स डेबिट किए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन नहीं होता था कि प्रॉफिट होगा तो देंगे रेंट। मकान मालिक को तो चाहिए ना, लैंडलॉर्ड को तो रेंट चाहिए ही चाहिए, भले ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो मैं आपको एक तरीके से बताऊं कि ये चार्ज कब होगा। बाहर वालों को कुछ भी पे करते हैं, बाहर वालों को कुछ भी पे करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एक तरीके से ये कह सकता हूं, बाहर वालों का मतलब पार्टनर के अलावा, पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी देंगे। बात समझ में आ गई? पार्टनर के अलावा अगर हम किसी को कुछ भी पे करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा आपके पास, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए आपको। एक नंबर में कई बार पूछ भी लेता है कि चार्ज कौन सा है, एप्रोप्रिएशन कौन सा है। क्लियर यहां तक? लाइट चलिए आगे। ठीक, तो हमने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो हमने कहा कि कंपलसरी पेमेंट है, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। मतलब बाहर वालों को कुछ भी पे करना होगा तो क्या हमारे पास ऑप्शन होगा? नहीं। तो हमने कहा कि पार्टनर के किसी को कुछ भी देते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैनेजर को कमीशन देना है, बताओ क्या होगा, चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन? चार्ज। सैलरी पे करनी है, बाहर वालों को कुछ भी देना होगा तो चार्ज होगा, रेंट पे करना है चार्ज। अब बात करते हैं, अच्छा मुझे एक पॉइंट और बताओ, रेंट पेड टू अ पार्टनर, अभी मैंने क्या कहा, रेंट पेड टू अ पार्टनर। अब ऐसा हो सकता है कि पार्टनर है और पार्टनर की खुद की बिल्डिंग है, उसी में हमने क्या किया कि और से किराए पर लेंगे तो पार्टनर से किराए पर लेंगे। अब पार्टनर से अगर हमने रेंट पर ले ली तो क्या पार्टनर को हमें रेंट पे करना पड़ेगा? यस। अब बताओ प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या पार्टनर को रेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसका क्या खोट है, उसमें क्या दिक्कत है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसकी वजह से थोड़ी ना हुआ है। वो तो कहेगा भाई मैं तो तुम्हें नहीं देता किराए पे, किसी और को देता तो भी मुझे तो किराया मिलता, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस। तो रेंट पेड टू पार्टनर भी क्या होगा। तो अगला पॉइंट जो था वो इससे रिलेट करता हूं। हमने क्या कहा कि कंपलसरी पेमेंट है, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। मतलब पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी देंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट पार्टनर को कुछ देंगे तो वो क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर हमने पार्टनर को कुछ पे किया तो वो दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उसकी कैपेसिटी किस कैपेसिटी में पे कर रहे हैं। अगर हमने उसको पार्टनर की कैपेसिटी में दिया है तो वो होगा एप्रोप्रिएशन, और अगर हमने उसको अदर कैपेसिटी में दिया है तो फिर वो क्या हो जाएगा, चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? हाँ जी। हाँ जी। नहीं, अगर सेल हो गई, सेल पे बोला ना आपने, सेल तो हो गया, प्रॉफिट पे 5%। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो गया तो ऑप्शनल नहीं है ना, तब तो देना पड़ेगा। वही बात है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कह रहे हो ना, तब तो वैसे ही लाइबल नहीं है हम। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो देना पड़ेगा, तब भी देना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो क्योंकि हमने उसको लिंक्ड कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एप्रोप्रिएशन हो जाए।
क्लियर है? मैनेजर्स कमीशन ऑलवेज क्या रहेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें लग रहा होगा ये कि शायद ये थ्योरी में आया है, एक छोटा सा पॉइंट है, इस पे अगर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ दैट मीन्स कि ये प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग हो या बिफोर चार्जिंग हो, वो तो कैलकुलेट करने का तरीका है। क्लियर है? वो भी हम बताएंगे जब आएगा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं या कमीशन कैसे निकालते हैं, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, और बिफोर चार्जिंग में क्यों करते थे ऐसा, और आफ्टर चार्जिंग में आपको पता रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते थे। ये बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन रीजन नहीं पता होता। बस बात ये कि उनको सीधा याद करने को कहा जाता है कि बेटा बिफोर चार्जिंग है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद सबको हो जाता है, लेकिन ऐसा करते क्यों है ये किसी को नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें भी सिखाऊंगा मैं जब आएगी, अभी फिलहाल बात करते हैं इस पर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होने वाला है, लगभग फर्स्ट चैप्टर में हर क्वेश्चन में तकरीबन यूज होने वाला है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। हमने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट कंपलसरी पेमेंट है, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। पार्टनर के अलावा कभी भी किसी को कुछ भी पे करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा नहीं। यहाँ तक कोई डाउट? फिर हमने कहा कि अगर पार्टनर को, हमने ये लाइन लिखी थी ना, पार्टनर के अलावा कुछ किसी को दे रहे हैं तो क्या होगा? चार्ज। बट पार्टनर को देंगे तो क्या वो हमेशा एप्रोप्रिएशन होगी? नहीं। पार्टनर को अगर हम कोई चीज पे कर रहे हैं, कुछ भी अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो चार्ज भी हो सकता है और वो एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है। डिपेंड करेगा किस कैपेसिटी में पे कर रहे हैं। अगर हम उसको पार्टनर की कैपेसिटी में दे रहे हैं तो वो क्या होगा? एप्रोप्रिएशन। और अगर उसको पार्टनर के अलावा किसी और कैपेसिटी में दे रहे हैं तो वो क्या होगा? चार्ज। जैसे अभी मैंने आपको बताया रेंट पेड टू अ पार्टनर, वो रेंट किस कैपेसिटी में ले रहा है? कि पार्टनर है इस वजह से रेंट ले रहा है, या उसने खुद की बिल्डिंग किराए पर दे रखी थी इस वजह से रेंट ले रहा है? बताओ। खुद की बिल्डिंग मतलब वो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में रेंट मांग रहा है आपसे, ना कि पार्टनर की कैपेसिटी में। तो इसका मतलब रेंट पेड टू चार्ज, रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या हो जाएगा आपके पास? चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो पार्टनर का क्या राइट है कि उस पर उसको इंटरेस्ट मिले। किस रेट से? एग्रीड रेट से। और एग्रीड रेट ना हो तो 6% पर है ना। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या तभी देंगे, या प्रॉफिट नहीं होगा तब भी हमें उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे क्या पार्टनर की कैपेसिटी में कुछ अमाउंट आप उसको पे कर रहे हो, या लेंडर की कैपेसिटी में? लेंडर। तो हमने कहा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी किस में आ जाएगा आपके पास? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इसके अलावा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो पार्टनर है इस वजह से देते हैं, पार्टनर को सैलरी है या कमीशन दे रहे हैं, ये भी इसी में आता है आपके पास। वो पार्टनर के तौर पर दे रहे हैं कि एज अ पार्टनर वो ड्यूटी जो भी निभा रहा है उसके लिए सैलरी दे रहे हैं। आगे बात समझ में? तो क्या बात समझ में आई कि पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी पे करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर हम पार्टनर को कुछ करेंगे तो वो चार्ज भी हो सकता है और वो एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है। तो हमने कहा चार्ज कब होगा? जब अदर कैपेसिटी में पे कर रहे हैं, और एप्रोप्रिएशन जब जब पार्टनर की कैपेसिटी। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, अच्छे से करना है ये पॉइंट। तो हमने कहा आइटम्स डेबिटेड, तो ऑल आइटम्स डेबिटेड आर, बताओ पीएनएल में जितने भी आइटम्स डेबिट करेंगे वो सब क्या है? दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जबकि इसके अंदर जितने भी आइटम्स डेबिट करेंगे, ऑल आइटम्स डेबिटेड आर एप्रोप्रिएशन ऑफ, बाकी टीचर्स पता करते कि आते सीधा प्रैक्टिकल पे चालू होते हैं। मैं जितना थ्योरी पे टाइम लगा रहा हूँ ना स्टार्टिंग में, लेकिन ये बाद में, नहीं तो सीधा पहले दिन से ही कहाँ जाते हैं वो? प्रैक्टिकल पे सीधा टॉपिक समझाएंगे, बेटा ये वाला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके क्वेश्चन ऐसे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे करना है। नहीं, ऐसे ही होता। लेकिन मेरे को ये लगता है कि बच्चे को जब तक सब कुछ ना क्लियर हो, बुक के अंदर लिखा हुआ सारी चीजें ना समझ में आए, तब तक हमें उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये प्रैक्टिकल चीजों में आपको जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये हेल्प करेंगे। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम वेस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज,
ये हम बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं ताकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें दिक्कत आए ना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैचिंग प्रिंसिपल। अगर थोड़ा सा आपको तरीके से बता दिया जाए तो कभी जिंदगी में ना भूलो, बट प्रॉब्लम ये है नाम के अंदर क्या मैच। बचपन में मैच द फॉलोइंग कराए होंगे, ए फॉर एप्पल, है ना, है ना, ऐसे लहराते हुए कराते थे, सीधे सीधे तो कराते नहीं थे, लहराते हुए कराते थे, पता नहीं क्या मजा आता है उसमें, ठीक है। तो ये भी कह रहा है मैच कराओ, मैच कराते थे किसको किसके साथ, सेम पीरियड, जिस पीरियड की इनकम ले रहे हैं उसी पीरियड के एक्सपेंसेस को उस पीरियड के उस इनकम के साथ मैच कराओ। तो अगर आपने पीरियड ले लिया, मान लो आपने कहा कि ये लिया आपने 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, तो इस पीरियड की अगर आपने इनकम ली है तो एक्सपेंसेस कौन से पीरियड के लूं, बताओ जरा। एक्सपेंसेस इस पीरियड के ले लेता हूं, तो क्या करेक्ट प्रॉफिट या लॉस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमें एक्सपेंस भी क्या लेने पड़ेंगे, इसी पीरियड के। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करेक्ट नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ये छोटी सी बात थी, तो ये वर्ड के बेसिस पे समझ में आता है। जैसे आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पढ़ा हुआ है। एंटिटी का मतलब पहचान, और बिजनेस एंटिटी का मतलब बिजनेस की अपनी खुद की पहचान है, बिजनेस की अपनी खुद की पहचान है, बिजनेस की अलग पहचान है, ओनर की अलग पहचान। हम दोनों को अलग अलग मानकर चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ा हुआ, हमने कहा बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर पाए। सब कुछ तो नाम में, कहते नाम में क्या रखा है, तो नाम में बहुत कुछ है, क्लियर। एक टर्म पड़ी होगी ब्रेक इवन पॉइंट, पढ़ा हुआ है ब्रेक इवन। ब्रेक का मतलब तोड़ दो, इवन का मतलब इक्वल, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दो चीजों को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो चीजें बराबर होती हैं, दैट इज रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को ही क्या कहते हैं अपन, ब्रेक इवन पॉइंट।